दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। ईओ आरओ परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर किया प्रदर्शन, शौचालय साफ कर जताया रोष। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने आयोजित की प्रेस वार्ता, डोटासरा पर साधा निशाना। राजस्थान डीजीपी उत्कल रंजन साहू पहुंचे अजमेर, पुलिस सिस्टम पर की बात। जेल प्रशासन की सराहनीय पहल, नशीले पदार्थों को अस्पताल परिसर के अंदर ले जाने पर लगाया प्रतिबंध। छब्बीस अगस्त को मनाई जाएगी जन्माष्टमी, शहर भर में देखा जा रहा है उत्साह। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा से जुड़े बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा आज आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने गांधीवादी तरीके से विरोध जताते हुए आरपीएससी सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए ईओ और आरओ का अंतिम परिणाम जारी
करने की मांग की गई। राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी ग्रेड चतुर्थ शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के बाहर गांधीवादी तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने आरपीएससी के पीछे स्थित सार्वजनिक शौचालय के बाहर पौधारोपण भी किया। हमारी मांग सर 2022 राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी भर्ती को लेकर के है। ये स्वशासन विभाग की भर्ती है जो 2022 में जारी की गई थी। पिछले साल मई में हमारा पेपर लगा था सर, और नवंबर 2023 में इसका प्रोविजनल परिणाम भी जारी कर दिया गया, और दिसंबर में हमारे दस्तावेज सत्यापन करवाने के 9 माह पश्चात भी आयोग द्वारा अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया है। बिना किसी कारण के, ना ही किसी जांच एजेंसी या किसी भी माननीय कोर्ट के द्वारा कोई परिणाम जारी न करने पे स्टे नहीं है। उसके बावजूद भी आरपीएससी के हठधर्मिता के कारण से परिणाम जारी नहीं किया गया है। मैं एक और अवगत करवाना चाहूँगा, एक और बात पे आकर्षित करना चाहूँगा कि एक तरफ तो माननीय भजनलाल सरकार 4 लाख नई नियुक्तियों की बात कर रही है, और एक तरफ पिछले 2 साल से जो भर्तियां लंबित हैं उनकी ही अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं भजनलाल सरकार से कि हमारी भर्ती का जल्दी से जल्दी परिणाम जारी करवाकर हमें शीघ्र नियुक्ति दे, ताकि नगरीय निकायों में, राजस्थान के नगरीय निकायों में जो 90% राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के पद रिक्त हैं वो शीघ्र भरें, जनता के भी काम नहीं अटके, जनता को भी राहत मिले और हमें भी बेरोजगारी से छुटकारा मिले। आज हमने सरकार और आरपीएससी सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसी विभाग का एक सार्वजनिक शौचालय है आरपीएससी के पीछे की तरफ, उसी शौचालय की हमने साफ सफाई की है ताकि सरकार और आरपीएससी हमारी मांगों को सुने, क्योंकि हमने 100 से अधिक बार ज्ञापन दे चुके हैं। 1000 से ज़्यादा हम विभाग को और अधिकारियों को लेटर लिख चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 7 महीनों से हम दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना ही आरपीएससी परिणाम जारी कर रही है। इसलिए हमने एक छोटा प्रोग्राम रखा ताकि हम सांकेतिक प्रदर्शन कर सकें, शौचालय की सफाई करके, और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम वृक्षारोपण कर 111 पेड़ लगाने का आज हमने लक्ष्य रखा है, ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके। अगर जल्द परिणाम जारी नहीं हुआ तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे और आगे उग्र आंदोलन करेंगे। आमरण अनशन या किसी प्रकार की जो योजना है हम सब बैठ करके तय करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मेरा नाम अभिषेक सैनी है सर। हमारी मांग ये है कि 2022 की जो भर्ती है राजस्व विभाग की, राजस्व अधिकारी और ईओ और आरओ, राजस्व अधिकारी अधिशासी अधिकारी की, उसका अंतिम परिणाम जारी करवाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और गांधीवादी तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसका अंतिम परिणाम जारी किया जाए। जिसको भर्ती को आए 2 साल हो गए और एग्ज़ाम हुए 1.5 साल हो गए, और जो 2 गुना चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो अंतिम परिणाम जारी करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय से और सचिव महोदय से निवेदन है कि आप अंतिम परिणाम जारी कर बेरोजगारों को राहत प्रदान करें। क्या लगता है आपको अभी तक परिणाम जारी नहीं किया, क्या कारण है? अब कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, अब पता नहीं उनका। हम लोगों को, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें कुछ ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं, लेकिन न तो ये भर्ती कहीं भी किसी जांच एजेंसी के दायरे में भी नहीं है, और न माननीय कोर्ट ने अभी तक कोई रोक लगा रखी, कोई रोक नहीं लगा रखी है, न किसी एजेंसी के पास है। आज हम लोगों ने ये सार्वजनिक जो शौचालय दिख रहा है उसकी सफाई की और वृक्षारोपण का अभियान चलाएंगे। 111 पौधे लगाएंगे और एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो शुरुआत की थी हरियाली राजस्थान, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये टारगेट रखा कि आज ये वृक्षारोपण का काम करेंगे और शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से हम अपनी जायज़ मांगों को निवेदन करते हुए रखेंगे। और हमने आरपीएससी सचिव महोदय को आज ज्ञापन दिया है, अध्यक्ष महोदय को भी ज्ञापन दिया है और सीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे, और इसलिए हम सब लोग यहाँ बेरोजगार लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम प्रकाश। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने आज सर्किट हाउस पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का हर बयान राहुल गांधी व सोनिया गांधी को खुश करने वाला होता है। वह अपने सिर्फ बयान आलाकमान को खुश करने के लिए देते हैं। डोटासरा ने किसान मुख्यमंत्री के लिए जो टिप्पणी की वह किसानों का भी अपमान किया है। रावत आज अजमेर दौरे पर रहे थे। यहाँ रावत ने सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता कर बयान जारी किया था। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ERCP को लेकर राजनीति करती रही, वो सिर्फ बातें करती रही, बयानबाजी करती रही। उन्होंने सिर्फ कागज़ों में भी इस योजना को धरातल पर उतारने का काम नहीं किया। हमने उसको कागज़ों में भी आगे बढ़ाया और धरातल पे भी उसको आगे बढ़ाया। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में DPR को लेकर MOU हो चुका है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो DPR थी उसके कुछ बिंदु थे, उसमें भी पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है और जल्दी इस योजना का व्रत शिलान्यास माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे। और अगर सही मायने में राजस्थान में
अगर जल क्रांति के कोई सूत्रधार है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी है। और सही मायने के अंदर अगर अपन बात करें तो जितनी मेहनत राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी कर रहे हैं हमारे राजस्थान के आवाम के लिए, हमारे राजस्थान के विकास के लिए, लगभग 18 से 19 घंटे डेली वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के विकास की बात करते हैं, कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। और हाल ही के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय टोडासरा जी का जो बयान आया उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि टोडासरा जी सिर्फ और सिर्फ बयान कांग्रेस के आला कमान को खुश करने के लिए देते हैं। टोडासरा जी का हर बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को खुश करने वाला होता है। और आपने देखा होगा कि जब वो सरकार में थे उनके घर पे कुछ लोग आए, उन्होंने उनका भी मजाक उड़ाया। हाल ही के अंदर हमारे राजस्थान के किसान पुत्र, हमारे राजस्थान के किसानों के मसीहा, हमारे राजस्थान के खुद किसान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के ऊपर जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी करी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के किसान मुख्यमंत्री का ही नहीं बल्कि किसानों का भी अपमान किया है। और इस तरह से राजस्थान की जो जनता को गुमराह करने का काम सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस सरकार कर रही है। कांग्रेस सरकार के अंदर आप देखोगे इतिहास तो कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की जननी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार को रोकती है। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी उत्कल रंजन साहू आज अजमेर पहुंचे। डीजीपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर दौरे की तैयारी को लेकर जोधपुर जा रहे थे। इस दौरान वे अजमेर में रुके और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने कहा, राजस्थान में साइबर क्राइम सबसे बड़ा चैलेंज है, इसमें लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। साइबर क्राइम को लेकर जनता को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। खबरों के जरिए भी लगातार जागरूक किया जा सकता है। साथ ही राजस्थान की पुलिस भी सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम से जागरूकता के लिए प्रयास कर रही है। जनता को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। मैंने मीडिया में और टीवी में देखा था, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने हमसे सहायता मांगी थी उस कार्रवाई में। अब एग्जैक्टली जो किस प्रकार का मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का क्या प्लान और प्रोग्राम्स था, राजस्थान में कहाँ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कौन इनको सहायता पहुंचाई, उन्होंने कितने दिन से ये सब चीज़ें हो रही थी, इस सब की जानकारी करने के लिए हमारे एटीएस का जो एडीजी हैं उनके लोग इस पे लगे हुए हैं। आगे इसका पूछताछ करेंगे, मालूम करेंगे और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी कोशिश यही करेंगे। ये हमारा काम है कि राजस्थान को हम ऐसे काम के लिए कि इस धरती पे नहीं हो, ये हम बिल्कुल कोशिश करें और नहीं करें। मतलब इसका मतलब आपके इससे ये है कि राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अब अपन इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं इसके द्वारा। हाँ, ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उसकी डिटेल्स हमारी एटीएस तहकीकात कर रही है। नहीं, एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विजिट है जोधपुर, तो उसके लिए जब मैं जा रहा था तो मैं सोचा कि रास्ते में हमारे लोगों से मिल के बात करके इनके अपने काम के बारे में और कोई समस्या परेशानी हो बात करके फिर करते हुए आगे जाऊँ, इसीलिए रुका। सर, साइबर क्राइम एक राजस्थान में बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। आप पढ़े लिखे भी हैं जो इसमें ज़्यादातर फ्रॉड का शिकार हो रहा है। क्या पुलिस को टेक्नोलॉजी के प्रति और ऊपर होने की ज़रूरत है और इसके लिए राजस्थान पुलिस और क्या नवाचार कर रही है सर? नहीं, साइबर क्राइम की जो बेसिक समस्या का अगर पहला कोई चीज़ अपन ध्यान रखने की बात है वो है जनता को खुद को जागरूक होना। आप प्रेस और मीडिया में आप लोगों द्वारा बहुत समय में अलग अलग प्रकार के साइबर फ्रॉड कैसे हुआ, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अखबार में, टीवी में रेगुलरली आती रहती है। और सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी अपना प्रयास करते हैं। सभी जो राज्य के पुलिस है वो भी अपना कोशिश करते हैं कि ये सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करते हैं कि साइबर क्राइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अब एक आप सभी को ध्यान होगा, डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा चलन चल चुका है जिसमें टेलीफोन पे कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आप इतने रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा या आपके परिजन किसी को ये परेशानी हो जाएगी, गिरफ्तार कर लूँगा।
और लोग उसको मान रहे हैं, मान के पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इतनी प्रचार प्रसार उसकी हो रही है। जागरूक होना पहली आवश्यकता है। दूसरा, अगर हो भी जाए तो जो 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल है MHA का, उस पर तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन दे तो कम से कम पैसा वापस मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उतने सक्षम राजस्थान पुलिस की जो साइबर पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन पे जो संसाधन, जितनी साइबर क्राइम की संख्या को देखते हुए होनी चाहिए, आज की तारीख में है नहीं। और जो उसका रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि आप एक झटके में नहीं भी कर सकते हो, धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उसके तहत जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मैं जैसे साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइमली साइबर क्राइम पोर्टल पे साइबर क्राइम का सूचना किसी ने दर्ज करा दी तो वो अपराधी भले ही विदेश में बैठा हो, हमारे पास नहीं आए, लेकिन जो उनका फ्रॉड का राशि है उसके मिलने की संभावना बहुत हो जाती है। और जो लोग बहुत जल्दी करते हैं उनको पैसा वापस मिलता है। जेल की जैमर के बारे में जितना मुझे जानकारी है, हालांकि ये काम DG जेल साहब का परव्यू का है, लेकिन जितना मुझे जानकारी है उस पर अभी वो स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार का ऐसे व्यवस्था किया जाए जिसमें मोबाइल्स जो जेल्स में चल रही है वो चले नहीं। बाकी समय समय पे चेकिंग करना, मोबाइल को वापस अंदर से रिकवर करना, उस पर कार्रवाई करना, वो हम कर ही रहे, चल रही। नहीं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हत्याओं के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सभी प्रकार के जितने भी ऑफेंस होंगे, सारे ऑफेंसेस का पुलिस खुलासा करने के लिए सक्षम है। लेकिन हाँ, सिंसियरली मेहनत होना ज़रूरी है और की भी जाती है। कुछ केसेस ज़रूर ऐसे होंगे जो ब्लाइंड रह गए, डकैती का हो, मर्डर का हो, या लूट का हो, या चोरी का हो, जो पुलिस ने नहीं खोल पाई है। ये बात सही है कि कुछ ऐसे रह भी जाती हैं जो बावजूद प्रयास के पुलिस नहीं कर पाती। फाइल दफ्तर दाखिल हो जाती है, होती है, नेचुरल है। जब नहीं कर पाएगी तो दाखिल दफ्तर भी होगी। में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, पुलिस वालों को उठा के बंद कर रही है। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा जाना चाहिए जेल और जाना चाहिए घर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, अलकायदा के जो ट्रेनिंग भिवाड़ी में दी जा रही थी हथियारों की, वो भिवाड़ी जगह ही क्यों चुनी गई? क्या इस पर अभी मैंने अभी आपको कहा कि ये काम जो है दिल्ली पुलिस का है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है कि ये कौन से लोग थे, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, इनका क्या प्लान था, मददगार कौन थे। इसकी हम जानकारी करके फिर आगे कर पाएंगे, तभी जवाब दे पाऊँगा मैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कल जब तक का काम नहीं हुआ था हमें पता नहीं था। तो अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान पुलिस भी अलग से काम करेगी इस पर? बिल्कुल, इस पर जो लोग हैं, अब ये हमारे धरती से अगर कोई चीज़ हुआ है, राजस्थान की धरती से, इसको जानकारी करके हमें जो करना चाहिए वो तो हमें करेंगे जी। उदयपुर में हाल ही में चाकूबाजी स्कूल में हुई और एक बच्चे की मौत हो गई, तो इसको लेकर अब ऐसी घटना ना घटे तो पुलिस क्या? देखिए, उदयपुर की घटना जो है वो स्कूल में दो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आपसी झगड़ा वो आगे तक पहुंच गया जी। अब स्कूल में दो विद्यार्थियों की आपस में झगड़ा नहीं हो, इसकी तो गारंटी मेरे हिसाब से शायद कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, राजस्थान सरकार ने उस घटना के बाद ये आदेश जारी कर दिया कि नुकीली चीज़ें, चाकू टाइप की चीज़ें, ये स्कूल के अंदर जाए नहीं, विद्यार्थी के पास रहे नहीं। और ऐसी चीज़ें अगर स्कूल के अंदर नहीं जाएगी तो ऐसी घटना होगी नहीं आगे। तंबाकू मुक्त अभियान के तहत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आज अस्पताल प्रशासन द्वारा सराहनीय पहल की गई। अब अस्पताल में बीड़ी, गुटखे, तंबाकू आदि लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और गेट पर गार्ड तैनात कर दिए गए हैं, जो अंदर जाने वाले लोगों की तलाशी करके ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति देंगे। आपको बता दें कि महिलाओं की चेकिंग करने के लिए कल से महिला गार्ड भी तैनात कर दी जाएंगी। ये कल हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर ने ये पहल शुरू करी थी कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध जोन क्रिएट करा जाए। उसी पहल पे हम लोगों ने यहाँ पर 2 गार्ड खड़े कर रखे और इन गार्डों को हमने ये कर रखा है कि जो भी व्यक्ति जाए उसके हिसाब से जो धूम्रपान निषेध वगैरह जो सामान है वो सब कुछ है उसको वो उसमें कराए। अभी इसमें लेडीज़ गार्ड अभी यहाँ पर है नहीं। एक लेडीज़ गार्ड है, लेडीज़ गार्ड भी इसमें बराबर लगा रखे हैं इसके अंदर से। तो जो लेडीज़ गार्ड है, जेंट्स गार्ड है, वो जैसे फीमेल आई तो उसको लेडीज़ गार्ड चेक करेगा। तो एक फीमेल की व्यवस्था भी यहाँ पर करा रहे हैं इसके अंदर, वो आराम से चेक करता है। और 2 बजे बाद में यहाँ पर क्या है, जो भी है ना
ID कार्ड लगाएगा, उसके साथ में वो मरीज वहाँ पे जाएगा। अपरंपार लीला वाले भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पर्व जन्माष्टमी की देश में अलग ही रौनक होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भादो मास के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन सभी मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। श्री कृष्ण से संबंधित झांकियां सजाई जाती हैं। यह श्री कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव है। भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में कारागर में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार कहे जाते हैं। कृष्ण मानव रूप में ऐसे भगवान थे जो 16 कलाओं में निपुण थे, जबकि भगवान श्री राम 14 कलाओं में निपुण माने जाते हैं। दूध दही मक्खन के शौकीन कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए लोग इस दिन व्रत रखकर भजन कीर्तन करते हैं। सामुदायिक दही हांडी का कार्यक्रम भी रखते हैं। अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाने वाले श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। अब आपको बताते हैं इस साल की जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में हमारे पंडित से। सभी मेरे हिंदू धर्म के सभी सनातनी भाइयों को सबसे पहले मैं नमस्कार बोलता हूं और बात आज की चैनल के सभी दर्शकों को आने वाली 26 अगस्त को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दर्शकों, बात आज की चैनल एक ऐसा चैनल है जो सभी हिंदू धर्म और त्योहारों के बारे में अजमेर की जनता को समय समय पर अवगत कराता रहता है। और आज इसी कड़ी में बात आज की चैनल के रिपोर्टर हमारे पास आए हैं। मैं पंडित किशोर बुआ, जो आपको जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगा। दर्शकों, जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी या श्री कृष्ण अष्टमी, ये जो नाम दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। आज भगवान श्री कृष्ण जी का 52 या यूँ कहें 5251वां जन्मोत्सव इस वर्ष मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन हुए थे उस दिन रोहिणी नक्षत्र में थे और अष्टमी तिथि को वो उनका जन्म हुआ था। इस वर्ष अष्टमी तिथि जो है 26 अगस्त को सुबह 3:39 से शुरू होकर अगले दिन 27 अगस्त को दोपहर 2:19 पर समाप्त हो रही है। और दर्शकों, किसी भी त्यौहार को या किसी भी शुभ मुहूर्त को जब निकाला जाता है तो उस दिन के सूर्योदय तिथि को भी देखा जाता है। और जिस दिन सूर्योदय तिथि में जब नक्षत्र जो होता है उसी दिन उसको उस त्यौहार को मनाया जाता है। अब रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से अगले दिन यानी 27 अगस्त को दोपहर 3:38 तक रहेगा। तो इसीलिए पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 12 बजे से अगले दिन दोपहर 12:44 तक का रहेगा। यानी 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त को दोपहर 12:44 तक का शुभ मुहूर्त माना गया है। दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र में ही ये कहा जा रहा है कि इस वर्ष भी या हिंदू धर्म में अधिकतर त्यौहार 2 आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। होता यह है कि कोई भी नक्षत्र 24 घंटे के लिए होता है तो उसका प्रभाव अगले दिन भी आता है। इसलिए ये ऐसी मान्यता पड़ गई है कि हर हिंदू त्यौहार 2 दिन होते हैं। लेकिन जो सूर्य का राशि में जो प्रवेश होता है उसी दिन उसको नक्षत्र को मानकर उस त्यौहार को मनाने की परंपरा भारतीय धर्म में रही है। अतः जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि श्री कृष्ण जन्मस्थली में ज़रूर 27 अगस्त मनाई जा रही है और वृंदावन जो लाल लीला है, उस रासलीला जहाँ कृष्ण जी करते थे, वो 27 अगस्त को मनाई जाएगी। दर्शकों, इस वर्ष भगवान कृष्ण की जन्मस्थली में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाने की बात सामने आई है, जबकि कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में 27 अगस्त को मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अष्टमी
दसवीं तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से शुरू होकर 27 अगस्त को दोपहर 2:19 पर समाप्त हो रही है। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से अगले दिन दोपहर 3:38 तक रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की सुबह 12:44 तक का रहेगा। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आई चलते एक नए सफर पर। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रोतागणों को संबोधित किया। कार्यक्रम में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता एमडीएस के कुलपति अनिल शुक्ला ने की। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में कारगिल विजय दिवस के पूर्ण होने पर यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कारगिल हीरो, परमवीर चक्र विजेता, ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र यादव अपना मुख्य उद्बोधन दे रहे हैं। श्रोताओं में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, शिक्षक, एनसीसी कैडेट्स और संबंधित महाविद्यालय ब्यावर, अजमेर जगह जगह से विभिन्न विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं। उनके उद्बोधन से सभी देश की सेवा एवं राष्ट्र समर्पण के प्रति ओतप्रोत हो रहे हैं।
साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अभी शुक्ला जी, श्री शिवराज जी तथा अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र, DN स्टूडेंट वेलफेयर। धन्यवाद। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के सहायक निदेशक कल्पेश गुप्ता आज तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका पुष्कर और राजकीय चिकित्सालय पुष्कर का मौका मुआयना किया और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े विभिन्न रिकॉर्ड्स का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वर्तमान में चल रहे पंजीकरण से कार्यों पर संतोष जाहिर किया। इनका रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन है, जितने जन्म यहाँ पर हो रहे हैं उनके प्रमाण पत्र ये जारी कर रहे हैं। हमने इनको ये निर्देश दिया है कि जब जन्म का डिस्चार्ज हो, देखिए महिला को डिस्चार्ज किया जाए तो डिस्चार्ज के समय ही उसका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उनको उपलब्ध करवाया जाए। रिकॉर्ड इनका प्रॉपर मेंटेन है। इस अस्पताल में पिछले जनवरी से अब तक कोई मृत्यु की घटना नहीं हुई है। हमने इनको ये भी कहा है कि अगर मृत्यु की घटना होती है तो उसके मरने का कारण का प्रमाण पत्र भी उनको जारी करें, जिससे कि रिकॉर्ड में रहे। क्योंकि कोरोना के समय हमने ये देखा है कि मृत्यु के कारण के आधार पर ही कंपनसेशन वगैरह जारी हुए थे। तो हमने यही कहा है कि यदि मृत्यु की घटना होती है तो उसके कारण का प्रमाण पत्र भी ये जारी करें। इसके अलावा नगर पालिका भी गए थे आज, वहाँ क्या निरीक्षण? नगर पालिका में मैंने निरीक्षण किया है, वहाँ भी सही तरीके से पंजीकरण किए जा रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में सब रजिस्ट्रार जो है 21 दिन के अंदर ही प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। इसके उपरांत अगर कोई घटना घटित होती है तो ये रिकॉर्ड नगर पालिका को भिजवाते हैं और वो उनको प्रमाण पत्र जारी समय से करते हैं। प्राइवेट अस्पताल में जन्म पंजीकरण नहीं हो पाते बहुत सी जगह, उनमें कुछ समस्या आती है वहाँ की? देखिए, नियम के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों को जो उनकी जन्म या मृत्यु की घटनाएं हैं उसका रिकॉर्ड पहचान पोर्टल के माध्यम से उनको लॉगिन दिया गया है। वो वहाँ के जो संबंधित रजिस्ट्रार हैं नगर पालिका या यदि ग्रामीण क्षेत्र में तो जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो उनको सूचना उपलब्ध कराते हैं, फॉर्म भर करके वहाँ जमा कराएंगे और नगर निगम जो है नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम विकास अधिकारी जो भी सक्षम अधिकारी है वो उनका प्रमाण पत्र जारी करता है। प्राइवेट अस्पतालों में ये सुविधा नियमतः उपलब्ध नहीं करवाई जाती। उनको इन्फॉर्मेंट है, वो सूचना प्रदाता है, वो सूचना लेट देते हैं सूचना, तो वो नहीं पता पंजीकरण। देखिए, उसके लिए हमने रजिस्ट्रार को यहाँ पाबंद किया है कि वो सारे प्राइवेट अस्पताल जो भी उनके क्षेत्र में आते हैं उनको लेटर जारी करे और समय से उनसे सूचना जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी इन्होंने निर्देश भी दिए हैं यहाँ के BSO ने कि उनको 7 दिन या के अंतराल पर सभी सूचनाएं उनसे लें जो भी घटनाएं उनके। अभी जो निरीक्षण किया गया उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो ठीक पाया गया और कुछ एक निर्देश दिए गए हैं वो पूरे किए गए आने वाले समय। उपभोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर अजमेर जिला रसद विभाग की नसीराबाद की प्रवर्तन निरीक्षक हिमानी पीपलीवाल ने सुभाषगंज अनाज मंडी के थोक एवं खुदरा व्यापारियों के स्टॉक का भौतिक निरीक्षण किया। प्रवर्तन निरीक्षक हिमानी पीपलीवाल ने थोक व खुदरा विक्रेता द्वारा दलहन व गेहूं के स्टॉक के विवरण को सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर दिखाए गए स्टॉक से वेरीफाई करते हुए भौतिक निरीक्षण किया गया। इसके बाद प्रवर्तन निरीक्षक ने नसीराबाद की राशन की दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राशन की दुकानों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के तहत आज मेरे द्वारा नसीराबाद उपखंड में थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं के दालों का स्टॉक निर्धारण करने संबंधी इंस्पेक्शन किए गए। साथ ही मेरे द्वारा नसीराबाद उपखंड की उचित मूल्य दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। आपका नाम? मेरा नाम हिमानी पीपलीवाल है, प्रवर्तन निरीक्षक उपखंड नसीराबाद, DSO कार्यालय अजमेर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS alerts के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद भारत विकास परिषद शाखा द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम की श्रृंखला में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला नसीराबाद में आयोजित किया गया। भारत विकास परिषद नसीराबाद अध्यक्ष रवि सोनी ने जानकारी देकर बताया कि भारत विकास परिषद द्वारा प्रतिवर्ष जुलाई माह से विद्यालय आरंभ होने के साथ ही ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं, जिसके तहत सरकारी और निजी विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय नांदला नसीराबाद में प्रातः 8:30 बजे माँ भारती और स्वामी विवेकानंद जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम सेवक कल्याण संघ की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। यह भजन संध्या 24 अगस्त को कृष्णगंज आनंद सागर सर्कुलर रोड पर आयोजित की जाएगी। साथ ही इस भजन संध्या में विशेष दरबार व भव्य श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही बारिश को देखते हुए सभी भक्तगणों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। वह श्री श्याम सेवक कल्याण संघ ने आमजन से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर एक विशाल भजन संध्या का आयोजन करने जा रहे हैं। यह भजन संध्या 24 तारीख शनिवार को नांदेश्वर महादेव मंदिर जो कृष्णगंज आनंद सागर मुख्य रोड पर है, उसके सामने वाली गली में हम लोग यहाँ प्रतिवर्ष भजन संध्या का आयोजन करते हैं। बाबा का विशाल यहाँ पर दरबार सजेगा। उस दरबार के अंदर बाबा श्याम का दरबार, शिव पार्वती का दरबार, हनुमान जी का दरबार, गणेश जी का दरबार का दरबार सजाकर और हम लोग बहुत ही अच्छा श्रृंगार यहाँ पर करने जा रहे हैं। इस भजन संध्या का मैं देश के ख्याति प्राप्त कलाकार पुरुषोत्तम भरद्वासी जो वृंदावन से हमारे मध्य आएंगे, इनका महाकाल एक अपने आप में बहुत ही अच्छा महाकाल है। मेरा मानना है कि उनके मुकाबले महाकाल देश भर में बहुत कम लोग ही गाते हैं। और हेमलता खंडेलवाल जो माँ और बेटी पर जिनका भजन देश भर में ख्यात भजन है, वो भी हमारे मध्य उपस्थित होगी। और अजमेर में हमारे बिम्बल जी गर्ग हमारे भाई, वो भी अपने भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। इसके साथ साथ कई कलाकार भी अपने भजनों की प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। महिलाओं की और पुरुषों की हम लोग संस्था में अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। और हम लोग यहाँ पर इत्तर गौर की वर्षा करेंगे, फूलों की वर्षा भी करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ में बारिश को देखते हुए इसको कोई परेशानी नहीं हो, हमारा प्रयास ये रहेगा अधिकतम स्थान हम लोग वाटरप्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं कि बारिश में हमारी भजन संध्या यहाँ पर लगे। पुनः आप लोग सब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, सभी भक्तजन इस विशाल जागरण में पधारें और आनंद लें। सब क्या टाइम में रहेगा इसका? देखिए 7:15 बजे के आसपास हमारा आरती करने का प्रयास पूरा रहेगा और करीबन 8 बजे हम लोग पहला भजन प्रारंभ कर देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। स्थान एक बार वापस स्थान कृष्णगंज आनंद सागर सर्कुलर रोड पर, जो मुख्य रोड पर नांदेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके ठीक सामने वाली गली में हम लोग संध्या का आयोजन करने का। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।